हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं नीरज पतलेक वेलकम करता हूं आप सबको। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इजरायली एम्बेसी के सामने जो हुए बम ब्लास्ट के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, ये जो ब्लास्ट हुआ था वो न्यू दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पे हुआ था, जो कि पहले औरंगजेब रोड के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इस बम की इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग तो नहीं थी, इससे कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और न कोई इंजर्ड भी हुआ था। हाँ, लेकिन इसके इस ब्लास्ट के होने के से आसपास में जो कुछ कार जो पार्क में लगे हुए थे, उन कार के में कुछ हल्के फुल्के डैमेजेज हुए थे। तो ये कोई ओवरऑल बड़ी डैमेजेज इसमें से नहीं निकल के आई। ब्लास्ट के बाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया और ये बताया कि हमने इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गाबी अस्केनाजी को इस बम एक्सप्लोजन के बारे में बताया, और हम इससे काफी सीरियसली भी ले रहे हैं। इजरायली एम्बेसी और डिप्लोमेट्स को फुल प्रोटेक्शन और एश्योरेंस दिया और इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने ट्वीट में कह के बताया। और इनके ट्वीट के बाद कुछ मिनट के बाद ही इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया करीब 8 बजे के आसपास, और उन्होंने भी ये सारी जानकारी दी। और उन्होंने इन इवन हमारे फॉरेन मिनिस्टर को थैंक यू भी कहा और प्रॉमिस किया कि आगे किसी भी तरीके के हेल्प के लिए वो फुली कोऑपरेट करेंगे। और डॉक्टर रॉन मेल्का जो इजरायली एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके इन सारे इंफॉर्मेशन को पब्लिक के सामने लाया। अच्छा, ये जो अटैक जिस दिन हुआ है उस डेट का अपना बड़ा सिग्निफिकेंस है। 29 जनवरी को इंडिया इजराइल अपने 29th एनिवर्सरी मना रहा था, इंडिया इजराइल डिप्लोमेटिक टाइज के, जो कि 1992 में शुरू हुआ था। तो एग्जैक्टली इसी दिन अटैक होना एक सस्पिशन क्रिएट तो करता है। एम्बेसडर रॉन मेल्का ने तो ये भी बोला कि हम इस एविल अटैक से सरप्राइज नहीं हुए। इनफैक्ट कुछ हफ्ते पहले से ही हाई अलर्ट हुए थे। मतलब उनके हिसाब से ये अटैक होने का चांसेस था। ये इजरायली न्यूज़पेपर है, इसके रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखें तो ये इसके अकॉर्डिंग मोसाद भी है, इस सेक्रेट जो वहाँ की सेक्रेट एजेंसी है, वो इसके इन्वेस्टिगेशन में लग चुकी है, शुरू कर दिया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन हमारे एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिशियल के साथ। ये कुछ अरब न्यूज के एक पेपर हैं जिसमें ये बताया गया, इन्होंने इंडियन मीडिया का रेफरेंस देते हुए ये बोला है कि कहीं न कहीं इस ब्लास्ट में ईरान का अपना कुछ रोल है। अगेन रॉन मेल्का जो इजरायली एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक और रेफरेंस दिया ये बोलते हुए कि ये जो ब्लास्ट है मे भी इस ब्लास्ट का 2012 के ब्लास्ट से कुछ कनेक्शन हो सकता है। एक्चुअली वो ये बोल के ईरान पे इनडायरेक्टली ब्लेम करना चाह रहे थे। तो ये 2012 का ब्लास्ट एक्चुअली था क्या? ये बीबीसी का न्यूज है 2012 का। एक्चुअली 2012 में भी एक इजरायली डिप्लोमेट्स का, जो कि न्यू दिल्ली में ही एक अटैक हुआ था, और मतलब डिप्लोमेट्स की कार को मतलब पीछे से किसी मोटर बाइक ने उस पर बम एक्सप्लोसिव चिपका दिया था, और उस अटैक में इजरायली डिप्लोमेट्स की वाइफ को भी इंजरीज आई थी। और इस अटैक के बाद से इजराइल ने ईरान को डायरेक्टली ब्लेम किया था, इस चीज के लिए एलिगेशन लगाया था ईरान पे। इंडिया ने भी इसे टेरर अटैक बोला था, लेकिन इंडिया ने कभी किसी इंटरनेशनल फोरम पे ईरान पे एलिगेशन नहीं लगाया था, क्योंकि इंडिया का भी रिलेशन ईरान के साथ अच्छा ही है। वो चाहे नेहरू जी के टाइम हो या मनमोहन सिंह के टाइम पे ईरानी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अहमदीनेजाद का हो, या अभी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और हसन रूहानी के बीच का रिलेशन हो, तो वो रिलेशन अभी भी स्मूथ है। तो फिर बात आती है कि ये इजराइल और ईरान के बीच का क्या मैटर है, और इन दोनों के बीच में इस तरीके से कन्फ्रंटेशन दूसरी कंट्री में क्यों हो रहा है। तो देखिए, ये इजराइल है और ये ईरान का मैप है। इजराइल अपने चारों तरफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से घिरा हुआ है। ये वो कंट्री है जहाँ पे मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म काफी फैला हुआ है, और इन सारे कंट्रीज में काफी दिनों तक डिक्टेटरशिप का भी रोल मतलब रहा है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे। और उन सारी कंट्रियों के बीच में इजराइल इकलौता एक ऐसा कंट्री है जो मुस्लिम कंट्री नहीं है, बल्कि एक ज्यूज रिलीजन को फॉलो करने वाली कंट्री है। और इस वजह से इजराइल को हमेशा एक कांस्टेंट थ्रेट उस एरिया में रहता है अपने नेबर्स को लेके।
और इस कंट्री के बीच में कन्फ्रंटेशन भी बहुत बार हो चुके हैं, और इस कन्फ्रंटेशन में 6 डेज वार काफ़ी फेमस है। अब इसके बारे में आप कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा 6 डेज वार के बारे में। और उसके साथ साथ ईरान जो एक ऐसी कंट्री है जो अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन को काफ़ी वो एक्सप्लोर करता है, वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भी फॉलो नहीं करता है, और जिस वजह से उसके ऊपर एक सेंक्शन भी बहुत मतलब यूएस बहुत बार ऐसे सेंक्शन लगाते रहती है। ये बेसिकली अपने एरिया में एक सुपरमेसी क्रिएट करना चाहता है, और चूंकि यूएस लगाता रहता है तो क्योंकि यूएस का रिलेशन भी ईरान के साथ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये एग्रेसिव सेंक्शन लग गया था ईरान के ऊपर, और उस यूएस दूसरे कंट्री को भी फोर्स करता है कि ईरान के साथ वो ट्रेड भी ना करे, जिस वजह से ईरान को काफ़ी प्रॉब्लम भी आने लगी थी इस ट्रंप के सरकार के टाइम पे। लेकिन फिर धीरे धीरे यूएस में भी सिचुएशन चेंज होते गए, वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में सेंटिमेंट क्रिएट होने लगा। जो बाइडन वहाँ पे लोगों को मतलब अच्छे लगने लगे, जो बाइडन ने अपना ट्रंप के पॉलिसीज को उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और अपने विजन को भी प्रेजेंट करना शुरू किया। जो बाइडन ने तो ईरान पे लगे सैंक्शन को लिफ्ट करने की भी बात कह दी, और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान यूएस डील को फिर से री एंट्री की मतलब हमें री एंट्री करनी चाहिए इस डील पे, फिर से इसमें हमें विचार करना चाहिए। इस तरह की बातें जो बाइडन करने लगे, और इस सारे बातें को सुन के इजरायली प्राइम मिनिस्टर पीएम ने जो वहाँ के नेतन्याहू है, उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने अपने अलग अलग पब्लिक फोरम पे इन्होंने इस डील पे अगर रिव्यू करेंगे तो उसके रिप्रिकॉशन के बारे में इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और जो बाइडन धीरे धीरे अपने यूएस में अलग अलग स्टेट में भी इलेक्शन जीतने लगे थे, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनते जा रहे थे। तो नेतन्याहू ने और एग्रेसिवली अपने अलग अलग मीडियम से उन्होंने एक वार्निंग देना शुरू कर दिया कि अगर हम इस डील अगर यूएस और ईरान फिर से अगर पुराने सेंक्शन को लिफ्ट करती है तो इजराइल अपने मिलिट्री एक्शन के बारे में भी सोच सकता है, मतलब वो वार के बारे में वो इंडिकेशन दे रहा था। और ये जब कुछ सर्टन हो गया कि अब ट्रंप इलेक्शन हार ही जाएंगे और जो बाइडेन ही अगला प्रेसिडेंट होंगे, तो फिर अचानक से जनवरी में एक खबर आती है जो कि जिसका सबको मतलब जिस खबर ने ईरान को तो परेशान किया ही, लेकिन आसपास के रीजन के में भी एक अलग ही एक मुहिम छिड़ गई कि ईरानी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जो उनको मतलब एक बड़े ही फिल्मी अंदाज में रिमोट कंट्रोल्ड वेपन से उनको उन ईरानी काफ़ी सिक्योर कंपाउंड एरिया में उनका मर्डर किया गया। तब से लेकर ईरान और इजराइल के बीच का ये अनडिक्लेयर वार अभी छिड़ चुका है, जिसका कि हमें एक झलक अपने इस 29 जनवरी के जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसका एक झलक हमें वहाँ पे दिखता है। अब बात करते हैं कि इंडिया और इजराइल के बीच का रिलेशन कैसा है। तो देखिए, ये दोनों कंट्री ने पिछले कुछ सालों में इकोनॉमिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे, एग्रीकल्चर के फील्ड में काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट दिखाए हैं, और इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट भी किया है दोनों कंट्री ने। दोनों कंट्री एक तरह के सिमिलर सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं। दोनों कंट्री एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जो अपने अनफ्रेंडली नेबर से घिरे हुए हैं। दोनों कंट्री टेररिज्म के काफ़ी शिकार होते रहते हैं बीच बीच में। यहाँ पे जैसे इंडिया में भी जिस तरह से हमारे यहाँ तरह तरह के टेररिस्ट अटैक जैसे पुलवामा अटैक हो, तो इस तरह के अटैक इजराइल भी हमेशा झेलता रहता है अपने अनफ्रेंडली नेबर की वजह से। तो इस तरह की सिचुएशन में दोनों कंट्री फंसे हुए हैं, तो उस वजह से ये दोनों कंट्री का रिलेशन आपस में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब स्टेब्लिश हो गया है। और इस बीच में इंडिया इजराइल ने भी मतलब मिसाइल एक बराक 8 मिसाइल भी डेवलप किया है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है। इंडिया ने पहली बार इजराइल के अंदर एक एक्स ब्लू फ्लैग 17 नाम का एक ड्रिल होता है, जो उसमें इंडिया पहली बार वो पार्टिसिपेंट बना। एयरफोर्स का वो डील होता है। डिफेंस के अलावा एग्रीकल्चर फील्ड में भी कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। यहाँ के साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर वहाँ पे जाके वहाँ की टेक्नोलॉजी को सीखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का एक कोऑपरेशन भी इंडिया और इजराइल के बीच में है। और 2017 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट हुआ था वो भी एक अपने में एक रिमार्केबल विजिट था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने
वहाँ इजराइल पे जाके दौरा किया था। पीएम ऑफ इजराइल के इस ट्वीट से ये पता भी चलता है कि उनकी इजराइल की विलिंगनेस इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन के लिए कितना ज़्यादा है। और पीएम मोदी और पीएम नेतन्याहू के बीच में पर्सनल लेवल पे भी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली। दोनों पीएम प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हुए एक दूसरे से मिलते हुए दिखे और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। तो इस तरह के एक पर्सनल लेवल पे भी दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी, मतलब अच्छी हो रही है, हो गई है, और इस वजह से इंडिया और इजराइल के बीच का रिलेशन भी अच्छा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली इस ब्लास्ट के बाद एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है कि अगर हमें अपने फॉरेन अलाइज को कॉन्फिडेंस में रखना होगा, अगर उन्हें हमें एक अच्छा एलाइज के तौर पे अगर हम देखते हैं, तो हमें अपने नेशनल सिक्योरिटी को भी और इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि दिल्ली में आजकल, दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है और यहाँ पे आए दिन ऐसे सिक्योरिटी लैप्सेस होते जाते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो सबकी नज़र इस पे होती है। तो इस तरह के सिक्योरिटी लैप्स से हमें बचना चाहिए, हमें अपने नेशनल सिक्योरिटी को और इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे हम आगे और भी अच्छे रिलेशन इम्प्रूव कर सकेंगे अपने एलाइज के साथ। तो आज के इस वीडियो में तो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, बाय बाय, थैंक यू।